24 नवंबर 2009 जॉन अपने भाई जॉश और अपने कुछ 9 दोस्तों के साथ नटी पटी केव को विजिट करने के लिए जाते हैं। जॉन ने अपनी टीनेज लाइफ में भी काफी अलग अलग केव एक्सप्लोर किए थे, इसीलिए वो इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए भी काफी एक्साइटेड थे। नटी पटी केव केवर्स में काफी फेमस था अपने नैरो पैसेजेस के लिए, और ये टूरिस्ट के लिए भी एक फन डेस्टिनेशन था नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए। 24 नवंबर शाम के लगभग 8 बजे जॉन और उनके साथ 10 लोग इस केव को एंटर करते हैं। सबसे पहले वो केव के इस पार्ट में द बिग स्लाइड में कुछ घंटे चिल करते हैं। द बिग स्लाइड केव का एक बड़ा चेंबर था, जैसा कि आप केव के मैप में देख सकते हो। इस चेंबर को एक्सप्लोर करने के लिए कोई प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं थी, यानी कि इसे कोई नॉर्मल इंसान भी विजिट कर सकता था। इस पार्ट में कुछ घंटे एक्सप्लोर करने के बाद इन लोगों का ग्रुप 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 7 लोग केव के इस पार्ट को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, जिसका नाम था द मेज, और 4 लोग जॉन, जॉश और उनके साथ 2 और दोस्त द बर्थ कैनाल को एक्सप्लोर करने का डिसाइड करते हैं। द बर्थ कैनाल एक पतला रास्ता था जिसे प्रोफेशनल केवर्स ही ट्राई करते थे। ये 4 लोग द बर्थ कैनाल की ओर बढ़ते हैं और सबसे आगे होते हैं जॉन खुद। दरअसल द बर्थ कैनाल को पास करने के बाद एक बड़ा चेंबर आता है, जहां पर केवर अपनी बॉडी को घुमाने के बाद वापस एंट्रेंस की ओर मुड़ता है, क्योंकि द बर्थ कैनाल के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि केवर अपनी बॉडी को उल्टा करके वापस मुड़ पाए। और इन लोगों का भी सेम प्लान था कि बर्थ कैनाल को पास करके एक बड़े चेंबर में जाके वापस अपनी बॉडी को घुमा के एंट्रेंस की ओर जाएंगे। लेकिन जॉन, जो सबसे आगे होते हैं, वो जाने अनजाने में एक गलत टर्न ले लेते हैं। वो एक ऐसी जगह पर टर्न ले लेते हैं जहां पर आज तक कोई भी नहीं गया था और जो उस टाइम तक टोटली अनमैप्ड थी। लेकिन जॉन को नहीं पता होता है कि उन्होंने गलत टर्न ले लिया होता है। वो यही सोच रहे होते हैं कि इस पतले पैसेज को पास करने के बाद एक बड़ा चेंबर आएगा, जहां से वो अपने आप को घुमा के वापस एंट्रेंस की ओर मुड़ पाएंगे। वो यही सोच के इस पतले पैसेज के अंदर अपने आप को पुश करते रहते हैं, और पुश करते करते वो एक डेड एंड में पहुंच जाते हैं, जिसके आगे कोई भी रास्ता नहीं होता। ये देखकर फौरन जॉन बाकी 3 लोगों को बता देते हैं कि वो यहाँ पर ना आए, और अपने आप को पूरी कोशिश के साथ पीछे करना शुरू करते हैं। लेकिन उनकी बहुत कोशिश के बावजूद भी वो अपने आप को पीछे पुश नहीं कर पाते हैं, और जॉन कुछ इस पोजीशन में पूरी तरीके से उल्टे इस केव के अंदर फंस जाते हैं। और यही है द फेमस नटी पटी केव इंसिडेंट। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम आएगी जो पूरी तरीके से जॉन की मदद करेगी इस केव से बाहर निकलने में। लेकिन क्या इतनी खतरनाक पोजीशन में फंस जाने के बावजूद जॉन इस केव से बाहर निकल पाएंगे? क्या जॉन वापस आसमान देख पाएंगे? यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले इस इंसिडेंट के विक्टिम जॉन जोन्स के बारे में जानते हैं। जॉन को पहले से ही केविंग काफी पसंद थी और उन्हें केविंग में काफी एक्सपीरियंस भी था। जॉन जब बच्चे थे तब वो अपने फादर और अपने भाई जॉश के साथ यूटा में काफी केव एक्सप्लोर करा करते थे। जॉन की काफी बड़ी फैमिली थी। जॉश के अलावा उनके 4 भाई और 2 बहनें थी। साथ ही साथ वो रिसेंटली फादर भी बने थे। जॉन की 1 साल की डॉटर थी और उनकी वाइफ भी उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी। इस इंसिडेंट के टाइम पर जॉन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में मेडिकल स्टूडेंट थे। जॉन सॉल्ट लेक सिटी कुछ ही दिन पहले आए थे थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट करने के लिए। थैंक्सगिविंग एक बड़ा और जाना माना फेस्टिवल है यूएस में। नटी पटी केव सॉल्ट लेक सिटी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और ये केव काफी फेमस था। इसलिए जॉन अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इस टाइम पर वो इस केव को एक्सप्लोर करें, और ऐसा ही डिसाइड होता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो 24 नवंबर को नटी पटी केव को एक्सप्लोर करेंगे। नटी पटी केव उस टाइम पर एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी। इस केव को थ्रू आउट द ईयर काफी सारे लोग विजिट करते थे। वैसे तो नटी पटी केव एक बिगनर्स केव माना जाता था, यानी कि इसमें काफी बड़े बड़े चेंबर थे जिसे नॉर्मल इंसान भी विजिट कर सकते थे। लेकिन काफी जगह पर यह केव इतना पतला हो जाता था जिसे सिर्फ प्रोफेशनल केवर्स ही पास कर पाते थे। ये केव कुछ ऐसा था। यहाँ से इस केव की एंट्रेंस होती थी और केव का ये पार्ट द मेज कहलाता था। द मेज एक बड़ा चेंबर था, जैसा कि आप मैप के अंदर देख सकते हो। केव का ये पार्ट था द बिग स्लाइड।
इस एरिया का नाम द बिग स्लाइड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए 45 डिग्री नीचे की ओर एक स्लाइड थी जिसे रोप से पकड़कर नीचे जाया करते थे। इन दोनों एरियाज के अलावा इस केव के अंदर और भी चैलेंजिंग एरियाज थे, जैसे कि द बर्थ कैनाल और द ऑर्था क्रॉल। ये दोनों काफी पतले पैसेजेस थे। ये दोनों पैसेज इतने पतले थे कि एक बार इंसान इसमें घुसने के बाद अपनी बॉडी को उल्टा नहीं कर पाता था, जिस वजह से इंसान को एक बार इन पैसेजेस में घुसने के बाद इन्हें पूरा क्रॉस करना पड़ता था। उसके बाद एक लार्जर चेंबर के अंदर एंट्री होती थी जहां से वो अपनी बॉडी को उल्टा करते थे और वापस एग्जिट की ओर जाते थे। इसीलिए इन दोनों पैसेजेस को सिर्फ प्रोफेशनल केवर्स ही ट्राई करते थे। इन पैसेजेस के इतने पतले होने की वजह से पहले से ही केवर्स को वार्निंग्स दी जाती थी। इन वार्निंग्स के बावजूद भी काफी सारे केवर्स इन पैसेजेस को ट्राई करते थे और काफी सारे तो इसमें फंस भी जाते थे। इन बढ़ते हुए एक्सीडेंट्स और रेस्क्यू मिशन की वजह से गवर्नमेंट ने इस केव के ऊपर एक परमिट इशू कर दिया, जिस वजह से किसी भी ग्रुप को ये केव एक्सप्लोर करने के लिए साथ में 2 प्रोफेशनल केवर्स का होना जरूरी था। और इस केस में जॉन और जोश वो 2 प्रोफेशनल केवर्स थे। इन दोनों ने ही ये परमिट इशू करवाया और पूरे ग्रुप ने डिसाइड किया 24 नवंबर का दिन, वेडनेसडे का दिन, ये केव को एक्सप्लोर करने के लिए। शाम के लगभग 8 बजे सभी 11 लोग इस केव के अंदर एंटर कर जाते हैं और वो सबसे पहले द बिग स्लाइड में जाते हैं। द बिग स्लाइड को कुछ घंटे साथ में एंजॉय करने के बाद इन 11 लोगों का ग्रुप 2 ग्रुप में बंट जाता है। 7 लोग डिसाइड करते हैं कि वो द मेज को एक्सप्लोर करेंगे और बाकी 4 लोग जॉन, जॉश और उनके 2 और दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो पतले नैरो पैसेजेस को एक्सप्लोर करेंगे और वो द बर्थ कैनाल जाते हैं। और ये 4 लोग द बर्थ कैनाल में एंटर कर जाते हैं। सबसे आगे होते हैं जॉन, उनके पीछे होते हैं उनके भाई जॉश और उनके पीछे होते हैं उनके 2 और दोस्त। जॉन को द ऑर्था क्रॉल की तरफ जाना था, लेकिन वो गलती से इधर टर्न ले लेते हैं। लेकिन जॉन को इस बात का पता नहीं चलता। वो सोचते हैं कि वो अभी भी सही जगह पर हैं और वो इस पतले केव के अंदर अपने आप को पुश करते रहते हैं, ये सोच के कि ये आगे जाकर एक बड़ी जगह में खुल जाएगा। जॉन लगातार अपने आप को इस केव के अंदर पुश करते रहते हैं और केव धीरे धीरे पतला होता जाता है। एंड जॉन धीरे धीरे कुछ ऐसे लेज एरिया में पहुंचते हैं। ये लेज एरिया बहुत ही पतला होता है, लेकिन जॉन को दिखता है कि नीचे काफी खुला सा एरिया है। जॉन ये सोचते हैं कि इस पतले से एरिया को पास करके केव खुल जाएगा और वो इस लेज एरिया के नीचे स्लाइड करते हैं। जॉन पूरी तरीके से केव की दोनों दीवारों से फंस चुके होते हैं और जॉन बहुत मुश्किल से अपने दोनों हाथ और पैरों की मदद से अपने आप को आगे करते हैं, इस उम्मीद में कि केव आगे से खुल जाएगा। लेकिन जॉन को पता नहीं होता कि आज तक ये लेज एरिया किसी ने भी पास नहीं किया था। जॉन अब एक ऐसे एरिया में थे जहां आज से पहले यहाँ पर कोई भी नहीं आया था। वो एक पूरे अननोन एरिया में थे। स्लाइड से पास होके वो एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं जहां पर वो पूरे उल्टे हो जाते हैं और पूरा प्रेशर उनके हाथ पे आने लगता है। जॉन के पास पीछे मुड़ना अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो अपने आप को धीरे धीरे आगे पुश करते रहते हैं। ऐसी हेल्पलेस पोजीशन में आके जॉन परेशान हो जाते हैं और वो अपने भाई को चिल्ला के बोलते हैं कि वो उनका पीछा ना करें और मदद लेके आए। साथ ही वो आपस में डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें आगे जाके एक ओपन एरिया देखना चाहिए जहां से वो वापस मुड़ पाएं, और वो ऐसा ही करते हैं। जॉन के हाथ और शोल्डर पूरी तरीके से थकने लग जाते हैं कि तभी जॉन को अपने हेडलैम्प से एक होल दिखता है। ये होल होता है लगभग लैपटॉप स्क्रीन के बराबर और जॉन, जो कि 6 फुट 90 केजी के थे, वो अपने आप को इस होल के अंदर पुश करना शुरू कर देते हैं। जॉन को लगता है कि ये होल आगे से खुल जाएगा, लेकिन ये होल आगे से बंद होता है। अब जॉन पूरी तरीके से उल्टे इस होल के अंदर फंस चुके होते हैं। जॉन अपनी पूरी ताकत लगाते हैं इस होल से बाहर निकलने की, लेकिन उनकी बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो नाकामयाब रहते हैं और जॉन लगभग 70 डिग्री उल्टा इस होल के अंदर फंस चुके होते हैं। इस होल में फंसने के बाद जॉन अपने भाई जॉश को जोर जोर से आवाज लगाते हैं, लेकिन जॉश जॉन जैसी गलती नहीं करते हैं और वो पहले अपने पैर रखते हैं और बाद में अपना सर, और ऐसे करके वो जॉन के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि उनका भाई जॉन एक होल में फंस चुका है। जॉश अपने पैर जॉन के पैरों में फंसाकर जॉन को इस होल से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ से जॉन भी अंदर से पुश करते हैं, लेकिन उनकी 5-6 कोशिशों के बाद वो दोनों एग्जॉस्ट हो जाते हैं और जॉश तब डिसाइड करते हैं कि वो बाहर जाकर प्रोफेशनल हेल्प को बुलाएंगे। जॉश बाहर जाकर प्रोफेशनल हेल्प को बुलाते हैं और हेल्प आने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं और 3 घंटे तक ग्रेविटी की वजह से जॉन इस होल के और अंदर घुस जाते हैं। रात के लगभग 12:30 बजे सबसे पहली रेस्क्यूअर सूजी जॉन के पास पहुंचती हैं और उन्हें रिलैक्स करती हैं
कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो इन्हें यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। और जॉन सूजी को रिप्लाई करते हैं, हाय सूजी, थैंक्स फॉर कमिंग, बट आई रियली रियली वांट टू गेट आउट। सूजी की हाइट 5 फुट 3 इंच होती है और उनका वेट भी कम होता है। साथ ही साथ प्रिकॉशन के लिए उनके पैरों पर भी रोप बांधी जाती है। इस टाइम पर जॉन को थोड़ा रिलीफ मिला होगा, ये सोच के कि प्रोफेशनल हेल्प आ चुकी है और वो अब इस केव से बाहर निकल जाएंगे। सूजी जॉन के पैर में एक रोप बांधती हैं और इस रोप को खींचा जाता है, लेकिन इस रोप से जॉन थोड़ा सा भी पुल नहीं होते। रेस्क्यूअर्स आपस में डिस्कस करते हैं और लास्ट में डिसाइड करते हैं कि जॉन को बाहर निकालने के लिए पुलिस सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। और पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए काफी अलग अलग स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स लाए जाते हैं, जिसमें 1 घंटा और लग जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स आने के बाद भी इस सिस्टम को इस केव के अंदर इंस्टॉल करना था, जिसमें अलग से टाइम लगता है। इस टाइम के दौरान जॉन के साथ एक और आदमी लगातार बात करता रहता है, जो जॉन का लगातार हौसला बना के रखता है। और दूसरी तरफ जॉन को 12 घंटे से भी ज्यादा हो जाते हैं इस होल के अंदर उल्टा लेटे हुए। जॉन की बॉडी अब जवाब देना शुरू कर रही थी। इतने टाइम तक जॉन की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन उल्टा होने लगता है और जॉन के ब्रेन में प्रेशर बढ़ने लगता है। दरअसल हमारी ह्यूमन बॉडी ग्रेविटी के हिसाब से बनी है। हार्ट को आसानी होती है ग्रेविटी की वजह से ब्लड सर्कुलेट करने में, और अब हार्ट को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ब्लड सर्कुलेट करने में। इसके साथ ही साथ सारे ऑर्गन्स लंग के ऊपर प्रेशर कर रहे थे, जिसकी वजह से लंग्स को प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने में, और ये प्रॉब्लम टाइम ब टाइम बढ़ने वाली थी। इस होल के अंदर की ऑक्सीजन धीरे धीरे जॉन के लिए कम हो रही थी, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था जॉन को और मेहनत करनी पड़ रही थी सांस लेने के लिए। जॉन धीरे धीरे इस होल के अंदर सफोकेट हो रहे थे। इस टाइम पर केव के अंदर एक वायर्ड कनेक्शन भी लाया गया, ताकि जॉन की प्रेग्नेंट वाइफ जॉन से बात कर पाए और जॉन को जिंदा रहने के लिए एनकरेज कर पाए। एंड फाइनली पुलिस सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है और जॉन के पैर में एक रोप लगाई जाती है जॉन को ऊपर खींचने के लिए, लेकिन इस बार वो पुली से खींचने वाले थे। जॉन इंच बाय इंच ऊपर आने लगते हैं, लेकिन उन्हें ब्रेक लेना पड़ता है, क्योंकि हर खिंचाव के साथ जॉन के पैर में भयानक दर्द हो रहा होता है। लेकिन फाइनली इस पुलिस सिस्टम से प्रोग्रेस हो रही थी। जॉन धीरे धीरे ऊपर आने लगे थे और जॉन का पहली बार रेस्क्यूअर रायन के साथ आई कांटेक्ट होता है। रायन देखते हैं कि जॉन बहुत थक चुके हैं। जॉन की पूरी आंखें लाल हैं और जॉन का चेहरा गंदा है। रायन जॉन से पूछते हैं, कैसे हो तुम? जॉन रिप्लाई करते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं उल्टा हूं, मेरे लेग्स मेरी जान ले रहे हैं। रायन देखते हैं कि कंप्लेन करने के बाद भी जॉन के चेहरे पे स्माइल है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो फिर से जॉन को खींचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अचानक जब जॉन बाहर निकल रहे होते हैं तो उनका पैर एक पुली पे पड़ता है, जिसकी वजह से पुली टूट जाती है और सीधा रायन के चेहरे पे लगती है। रायन कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश हो जाते हैं और जब वो जागते हैं तो वो देखते हैं कि उनके खून निकल रहा है। उनके चेहरे, लिप्स और टांग पर चोट आई होती है। अब रायन को फौरन इस केव से बाहर निकलना था, क्योंकि अब उनके खुद चोट लग चुकी थी। और दूसरी तरफ जॉन, जिन्होंने थोड़ी प्रोग्रेस भी करी थी इस होल से बाहर निकलने के लिए, वो वापस से उसी पोजीशन में पहुंच चुके थे। इसके बाद पुलिस सिस्टम को ठीक करने में 1 और घंटा लग जाता है। लेकिन पुली जब तक ठीक होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जॉन अपना ही रिप्लाई कर रहे होते हैं और ना ही उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा होता है। इसीलिए उनको एनकरेज करने के लिए केव के अंदर वापस से एक वायर्ड कनेक्शन डाला जाता है, ताकि जॉन अपनी वाइफ से बात कर पाएं। रेस्क्यूअर्स बहुत कोशिश करते हैं कि जॉन कुछ रिस्पॉन्स करें, क्योंकि विदाउट जॉन की हेल्प के जॉन इस केव से बाहर नहीं आने वाले थे। जॉन को पुली के साथ साथ खुद भी पुश करना था इस केव से बाहर निकलने के लिए, लेकिन जॉन अब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते हैं। ब्रैंडन, जो जॉन के आखिरी टाइम में उनके साथ थे, वो बताते हैं कि जॉन की जोर जोर से सांस लेने की कोशिश की आवाज उन्हें आखिरी तक आती रही और फिर अचानक शांति हो गई। 25 नवंबर रात के लगभग 11:56 पर जॉन अपने दम तोड़ देते हैं। जॉन लगातार 27 घंटे तक इस होल के अंदर उल्टा जिंदा रहे। टोटल 137 रेस्क्यूअर्स ने पिछले 24 घंटे लगातार जॉन को जिंदा बचाने के लिए काम किया, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहे। जॉन ने जिंदा रहने की बहुत कोशिश करी। जॉन किसी नॉर्मल इंसान की कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा टाइम जिंदा रहे इस केव के अंदर, यानी कि कोई और नॉर्मल इंसान इस पोजीशन में होता तो वो 9 घंटे में ही अपने दम तोड़ देता, और जॉन लगातार 27 घंटे तक इस केव के अंदर जिंदा रहे।
टोटल 6 रेस्क्यूअर्स अपनी जान को जोखिम में डालकर जॉन के पास तक पहुंचे, लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद भी ये मिशन अनसक्सेसफुल रहा। इस इंसिडेंट के बाद नटी पटी केव हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और जॉन हमेशा के लिए इस केव के अंदर बरी हो गए। और यही थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।